अभी हम पढ़ेंगे रियांस बुक व्या दरोगा का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स। चलिए चलते हैं। चलिए, हम यहाँ से पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका? 89 ना, 89 चलेंगे। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संकट था। जान लीजिए, 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे मुख्य कारण भुगतान संतुलन यानी कि BOP का निरंतर नकारात्मक होना था। किसी विशेष अवधि यानी कि उदाहरण के लिए 1/4 या 1 वर्ष में देश में आने वाले सभी धन और शेष विश्व में धन के बहिर्वाह के बीच का अंतर को BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब आगे है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। हाँ, आगे है कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू किया गया था। सही बात है, जिसका शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। गरीब से गरीब व्यक्ति को मदद करना था। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले राजस्थान राज्य में शुरू किया गया। टॉपिक पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं। अब आगे कि यदि किसी समांत प्रकृति MPC अगर 0.8 हो तो गुणक का मान हो जाएगा आपका 5। याद रखिएगा, निकालना पड़ेगा। गुणक निर्धारण करने का सूत्र m बराबर 1 बराबर MPC। यहाँ दिया गया है कि MPC है 0.8, तो 1 - 0.8 बराबर 1/0.2। तो 0.2 का मान हो जाता है आपका सीधे 1 हो जाएगा 1/0.2 का, तो हो जाएगा 5। आगे है अब आगे कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में 1106 है पर वर्ग किलोमीटर, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इससे पहले पश्चिम बंगाल का था 1028। आगे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो हो जाएगा आपका न्यूनतम हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश 17 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। हाँ, आगे है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य है कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। याद रखिएगा। आगे है आपका मुद्रा करेंसी, जैसे कि धन या पैसा या धन के रूप को कहते हैं, जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आगे है प्राथमिक कार्यों में मुद्रा के उन सब कार्यों को शामिल करते हैं जो प्रत्येक देश में प्रत्येक समय मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। इनमें केवल 2 कार्यों को शामिल किया जाता है विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापन। विनिमय का माध्यम क्या है? विनिमय के माध्यम का अर्थ होता है कि मुद्रा द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचता है तथा उसके स्थान में दूसरी वस्तुओं को खरीदता है। मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों को बहुत आसान बना देता है। मूल्य का मापक क्या है? मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को माप सकते हैं। बहुत पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी तो उसमें वस्तुओं के मूल्यों को मापने में बहुत कठिनाई होती थी। अब वर्तमान में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मापने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मुद्रा के गौण कार्य क्या है? गौण कार्य वे कार्य होते हैं जो प्राथमिक कार्यों में सहायता करते हैं। धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है तब असहायक कार्यों की भूमिका बढ़ जाती है। सहायक कार्य में हम निम्नलिखित कार्यों को शामिल करते हैं। स्थगित भुगतान का मान कहता है मुद्रा में इन कार्य में हम उन वस्तुओं को शामिल करते हैं जिनका भुगतान वर्तमान में ना करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है। मूल्य का संचय, जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी तो उस समय केवल वस्तुओं को आपस में विनिमय कर सकते थे, वस्तुओं को संचित नहीं कर सकते थे।
परंतु अगर आपको मुद्रा का खर्च करने का विचार ना हो तो आप मुद्रा का संचय भी कर सकते हैं। मूल्य का स्थानांतरण क्या है? मुद्रा के द्वारा मूल्य का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति तथा तरलता का गुण होने के कारण हम इसको आसानी से हस्तांतरित कर पाते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का हस्तांतरण करना बहुत मुश्किल काम होता है। जब लोगों के पास ज़्यादा धन होता है तो वे इसको उधार देकर ऋण के रूप में आय प्राप्त कर सकते हैं, और जिन लोगों को मुद्रा की आवश्यकता है वह मुद्रा के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। मुद्रा के अन्य काम भी हैं, जैसे कि अतः कि अधिकतम संतुष्टि मुद्रा को खर्च करके एक व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि मुद्रा से वह वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है तथा उससे उपयोगिता प्राप्त करता है। राष्ट्रीय आय का वितरण पूंजी की तरलता में वृद्धि एवं साख का आधार होता है। हाँ, आगे की सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है आपका श्रम। याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रचुरता वाला जो है ना उत्पादन साधन श्रम है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का एक शब्द है जो भूमि, श्रम और पूंजी का वर्णन करता है, जिसका उपयोग उत्पादों यानी कि सामान या सेवाओं के लिए जो है उत्पादन करने के लिए किया जाता है। उत्पादन का अर्थ होता है कि कुछ उत्पन्न करना जो हमारे जीवन को सरल या सुगम बना सके, उनको हमारे पास पहुंचाना उत्पादन का ही एक परिणाम होता है। इस काम में अनेक साधन का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि उत्पादन सुगमता से हो सके। इसमें आते हैं श्रम, पूंजी, भूमि, प्राकृतिक संसाधन, उद्यम, ये सब आते हैं। तकनीकी प्रबंधन, साहस तथा उद्यमशीलता, ये सब उत्पादन के साधन हैं तथा इन्हीं से उत्पादकता फसल होती है। उत्पादन के कारक के रूप में श्रम आसानी के उपलब्ध हैं। विशेषकर भारत जैसे देशों में श्रम कुशल या अकुशल हो सकता है। बेरोजगार के कारण इसे प्राप्त करना जो होता है आसान है। इस कारण हम कह सकते हैं कि उत्पादन के अन्य सभी कारकों में से यह सबसे प्रचुर है। भूमि एक सीमित संसाधन है जिसका सृजन नहीं किया जा सकता। भूमि क्या एक सीमित साधन है, इसका उपयोग सृजन नहीं किया जा सकता है। पूंजी एक महंगा कारक है, इसलिए इसे हासिल करना आसान नहीं है। उद्यमिता के लिए कौशल, योग्यता और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब आगे आपका 2 सेक्टर दिया हुआ अर्थव्यवस्था का प्रारूप समग्र मांग हो जाएगा C+I। याद रखिएगा, यदि अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात ना हो तो कुल मांग उपभोग एवं निवेश के योग के बराबर होता है। समग्र मांग कुल उपभोग कुल निवेश बराबर DC बराबर C+I। डी हो जाता है कि डिमांड, सी हो जाता है डिमांड बराबर कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब अगर प्राकृतिक संसाधनों के दोहने से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। हाँ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। प्राथमिक अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें आर्थिक गतिविधि प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर रहता है, जैसे कि हो गया आपका कृषि यानी कि खेती, पशुपालन, शिकार, मछली पालन, ये सभी आते हैं। हाँ, भेड़ पालन, बकरी पालन, वानिकी उत्खनन इत्यादि। द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चा माल को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है, इसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र का विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। इसके अंतर्गत व्यापार, आयात, संप्रेषण, वित्त, पर्यटन, सत्कार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन में सूची में जमुई हो जाएगा आपका? बिहार के जमुई में सबसे अधिक स्वर्ण के भंडार पाए जाने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में कर्नाटक राज्य भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक का कोलार खान स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास में कतः की पायराइट का सबसे अधिक भंडार है। कहाँ? रोहतास में। बिहार जो है देश के 95% पायराइट संसाधनों को नियंत्रित करता है और इसका प्राथमिक भंडारक है।
या एक लोहे का यौगिक है जिसका उपयोग ज़्यादातर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? हो जाएगा आपका वो दमन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेश से पुदुचेरी में 2547 था, लक्षद्वीप में 2248, दादर नागर हवेली 2191, हाँ, दादर नागर हवेली 2191, दादर और नागर हवेली 1809, अंडमान और निकोबार 46 सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र था। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। बिहार 1106, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल 1028, केरल के 859, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है जो 17 है। मिजोरम 52 स्थान पर है, मिजोरम को 52 है। सिक्किम के 86, नागालैंड के 119, मणिपुर के 122। अब आगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला है? हो जाएगा आपका पूर्णिया हो जाएगा। बिहार में उच्चतम साक्षरता दर रोहतास में 75.59%। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर 52.49% है, पूर्णिया में। आगे कि किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? हो जाएगा आपका उपभोक्ता की संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से। अब आगे भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियमन प्राधिकरण कौन होता है? ये होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक होता है, बैंकों का बैंक बोलते हैं। कहता है कि माइक्रो फाइनेंस कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक बैंकिंग सेवा है जिनके पास अन्यथा वित्तीय सेवा तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती है। सूक्ष्म ऋण का अभिप्राय अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होता है। भारत में 1 लाख रुपये से कम से सभी ऋण को माइक्रो लोन या सूक्ष्म ऋण माना जाता है। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और MFLS माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनीज का रिजर्व बैंक के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निर्देशक 2011 द्वारा नियमन किया जाता है। अब आगे आपका भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना RBI अधिनियम 1934 के अधिनियम के 7 अप्रैल 1935 में हिल्टन आयोग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। इसके पहले भारतीय गवर्नर श्री देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आवास बैंक क्या है? भारत में आवासीय वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के अधीन की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना है। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि NHB भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। 1 मई 2019 से भारत सरकार का NHB पर पूर्ण स्वामित्व है। ग्रेड प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, यह भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। SEBI अधिनियम 1992 के तहत मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। SEBI का मुख्यालय मुंबई में है। अब आगे भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था। यह 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीयकृत किया गया था और भारतीय स्टेट बैंक के रूप में फिर से शुरू किया गया। अब आगे की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा C बटे डेल्टा Y हो जाएगा। आगे चलते हैं। MPC बताता है कंजप्शन बाय इनकम। उपभोक्ता द्वारा आय बढ़ने पर आय का कम अनुपात खर्च किया जाता है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। वो होता है आपका बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं। सभी फर्म स्वरूप वस्तुएं बनाती है, ये भी सही है।
हैं। आगे है प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला होता है, तीनों सही है। आगे की एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म एक बाजार में एक फर्म है जिसमें कई खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। विभिन्न विक्रेताओं द्वारा पेश किया गया सामान काफ़ी हद तक एक ऐसी है ऐसा जैसा है, यानी कि सजातीय उत्पाद। सामान्यतः यह कंपनियों बाजार में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है या बाहर निकल सकती है। मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति, बाजार का पूर्ण ज्ञान, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पूर्ण ज्ञान का प्रचार और बिक्री लागत नहीं, कोई परिवहन लागत नहीं होता है। अब आगे है आपका कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो जगह आपका रेलवे, याद रखिएगा रेलवे। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उनका स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन सरकार द्वारा या अन्य राज्य संचालित निकायों द्वारा किया जाता है। इन संगठनों का स्वामित्व के रूप से अथवा आंशिक रूप से राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के पास होता है। ये संगठन किसी मंत्रालय के अधीन भी हो सकता है या फिर संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उद्योग का मुख्य उद्देश्य लोकहित को बढ़ावा देना या सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसमें ऐसी संस्थाएं शामिल हैं जो राष्ट्रीय रक्षा कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचों के विकास सहित सार्वजनिक सामान और सेवाएं प्रदान करती है। निजी क्षेत्र के संगठनों का स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन व्यक्तियों, समूहों या व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किया जाता है, जैसे कि टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सभी। अब आगे कि उड़ीसा के बादाम पहाड़ में कौन सा अयस्क निकाला जाता है? हो जाएगा आपका हेमाटाइट निकाला जाता है। भारत के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन क्षेत्र है। उड़ीसा के बादाम पहाड़ खनन में लो अयस्क हेमाटाइट का खनन होता है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में मयूरभंज, केंदुझर जिला में बादाम पहाड़ी खाने से उच्च श्रेणी के हेमाटाइट अयस्क पाए जाते हैं। झारखंड के सीमावर्ती सिंहभूम जिले में गुआम और नोआमुंडी में हेमेटाइट और लोएस का खनन होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पहाड़ियों की प्रसिद्ध बेलाडीला श्रेणी में बहुत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट भी पाए जाते हैं। उड़ीसा किस खनिज के लिए उत्पादन में पहले स्थान पर है? क्रोमाइट। उड़ीसा विभिन्न प्रकार के खनिजों के विशाल संसाधनों में संपन्न है और खनिज समृद्धि राज्यों के रूप में देश में प्रमुख स्थान रखता है। उस श्रेणी के लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज अयस्क के साथ साथ अन्य खनिजों जैसे कि कोयला, चूना पत्थर और डोलामाइट, टिन आदि निकेल, वेनेडियम, सीसा, ग्रेफाइट, सोना, रत्न, हीरा, अवयव और सजावटी पत्थर आदि के प्रचुर भंडार उड़ीसा राज्य में व्यापक रूप से उपलब्ध है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपट्टममाली डिपो में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत के बॉक्साइट के भंडार मुख्य रूप से अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। नहीं, कोयला भंडारण हो जाएगा झारखंड, उत्पादन होगा छत्तीसगढ़। कोयला भंडार और उनके उत्पादन उड़ीसा का पहला स्थान, उड़ीसा पहला स्थान पर आ जाता है। ध्यान रखिएगा भारत में प्रथम कोयला पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोजा गया था। अब आगे है योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1950 में। योजना आयोग, नीति आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद? योजना आयोग। केसी नियोगी की अध्यक्षता में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार आयोग बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग का स्थापना की गई थी। इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। 2014 इससे समाप्त कर दिया गया। 2014 में योजना आयोग को, इसके जगह पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। कब? 15 जनवरी नीति आयोग 15 जनवरी 2014। यस। आगे कि इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अंतिम नरेंद्र मोदी थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे एवं अंतिम
मोटेक सिंह अहलुवालिया थी। यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है। अब आगे नीति आयोग, इसकी स्थापना 1 मार्च 2015 को किया गया था। 1 मार्च 2015 को नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लिया है। यह भी ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। अब आगे है प्रधानमंत्री, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम CEO अमिताभ कांत थे। आगे अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 16 अगस्त 1952 को किया गया था। नहीं, 6 अगस्त। कब? 6 अगस्त। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। प्रधानमंत्री, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। कहते हैं कि GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, WTO के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भौगोलिक संकेत GI टैग, विश्व व्यापार संगठन ने GI टैग की शुरुआत किया है। भौगोलिक संकेत GI एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है। विश्व व्यापार संगठन WTO बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू ट्रिप्स समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार को मान्यता देता है। आगे कि ट्रिप्स समझौता के अनुच्छेद 22(1) के तहत GI टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पादों की गुणवत्ताओं या विशिष्टता के आश्वासन देता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं या गुणों का समावेश होता है। भारत में GI टैग, भारत में भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेट्स ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अनुसार GI टैग दिए जाते हैं। GI टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्टर जारी किए जाते हैं। भौगोलिक संकेत रजिस्टर चेन्नई में स्थित है। यह एक ऐसा दर्जा है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पादों को दिया जाता है। एक पंजीकृत GI टैग 10 साल के लिए जो है ना वैध होता है, फिर 10 साल बाद रिवेन्यू कराना होता है, अर्थात GI टैग लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया जाता है। एक बार भौगोलिक संकेत का दर्जा प्रदान कर दिए जाने के बाद है कोई अन्य निर्माताओं समान उत्पादों के विपणन के लिए इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। दार्जिलिंग चाय GI टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पादक है। भारत में वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को किसके दायित्व का पालन करने के लिए अधिनियमित किया गया था? ये हो जाएगा आपका विश्व व्यापार संगठन। भारत की कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं जिनको हम GI टैग प्रदान किया गया है, दार्जिलिंग चाय हो जाएगा, बासमती चावल हो जाएगा, तंजावुर पेंटिंग हो जाएगा, चंदेरी फैब्रिक हो जाएगा, मैसूर सिल्क हो जाएगा, कुल्लू शॉल हो जाएगा, कंगड़ा चाय हो जाएगा, इलाहाबाद सुरखा हो जाएगा, फर्रुखाबाद प्रिंट हो जाएगा, लखनऊ दरदोजी कथा की जरदोजी हो जाएगा, कश्मीर केसर और कश्मीर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी शामिल है। आगे तक बिहार के कई उत्पादों को GI टैग दिया गया है। मिथिला मखाना को, भागलपुरी जर्दालू आम को, शाही लीची को, मधुबनी चित्रकला को, मगही पत्ते को, कतरनी चावल को, सिलाऊ ख्वाजा को, पिपली वर्ग को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका काम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1969 में ILO को राष्ट्रों के बीच भाईचारा और शांति में सुधार, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य और न्याय की स्थापना तथा अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
अब आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसियां एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। वर्तमान में इसमें कुल 190 सदस्य हैं। सदस्य देशों द्वारा ही IMF को वित्तीय पोषित किया जाता है। IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। IMF एवं विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स का ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स एवं रजिस्टर ट्रेंच शब्द का संबंध IMF से। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसका मकसद है कि विकासशील देशों में अवसर, निवेश और व्यापार को बढ़ाना है। अंकटॉड का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 195 है। पता है कि यूनेस्को एवं ब्रिक्स के बारे में पहले जो जरूरी अब है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत प्रतिस्पर्धा है। पूंजीवादी एक आर्थिक व्यवस्था है। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और लाभ कमाने के लिए इनका संचालन किया जाता है। पूंजीवादी तंत्र लाभ के लिए चलाया जाता है, जिसमें निवेश, वितरण, आय, उत्पादन, मूल्य, बाजार मूल्य इत्यादि का निर्धारण मुक्त बाजार में है, प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होता है। पूंजीवाद का शुद्धतम रूप मुक्त बाजार व हस्तक्षेप की पूंजीवाद है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? उत्पादन के साधनों को निजी स्वामित्व। पूंजीवादी की कुछ खासियतें हैं। कहता है कि पूंजी संचय, प्रतिस्पर्धा बाजार, मूल्य प्रणाली, निजी संपत्ति, संपत्ति अधिकार, मान्यता, स्वैच्छिक विनिमय, मजदूरी, श्रम चुनने की स्वतंत्रता, सरकार की सीमित भूमिका और मुक्त बाजार। कैपिटल एक्यूमुलेशन, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, प्राइस सिस्टम, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, रिकॉग्निशन, वॉलंटरी एक्सचेंज, वेग लेबर होता है। नवाचार, लाभ कमाने के नए तरीकों की तलाश और विकास। दक्षता, आउट ऑफ बॉक्स सोच और वस्तुओं के कुशल उत्पादों को बढ़ावा देना है। आगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। पूंजीवादी का नकारात्मक प्रभाव के बारे में जान लेंगे। पूंजीवादी की आलोचना में मुख्य आरोप यह है कि पूंजीवादी स्वामित्व रूप से शोषणकारी, अलगाववादी और अस्थिर है। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानव कल्याण में गिरावट आती है और अमीर और गरीबों के बीच भारी अंतर पैदा हो जाता है और बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानता पैदा हो जाती है। लोगों को वस्तु बनाता है और लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों और राष्ट्रीय संप्रभुताओं के आरक्षण की ओर ले जाता है, जबकि यह साम्राज्यवादी विस्तार को प्रोत्साहित करता है और युद्ध और इससे बहुसंख्यक आबादी की कीमत पर एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग को लाभ होता है। दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 में किया गया था। इसमें पूंजी एवं पूंजीवादी का विश्लेषण है तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए। इस पुस्तक के द्वारा एक अर्थव्यवस्था नवीन विचारधारा प्रवाहित हुए हैं, जिनमें से संपूर्ण प्राचीन मान्यता को झकझोर दिया है। इस पुस्तक के प्रकाशन होने के कुछ ही वर्षों के बाद रूस में साम्यवादी क्रांति 1917 हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीवादी साम्राज्यवाद के जोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे? तो वो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय पूंजीवादी को साम्राज्यवाद से जोड़ने वाला पहला व्यक्ति थे। पंजाब केसरी कहा जाता है इनको। इन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवादी से जुड़े हुए बच्चे हैं, पूंजीवादी के जुड़े हुए बच्चे हैं। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, किसने कहा था? एवं इसी नाम से पुस्तक छापा था लेनिन ने। वस्तु विनिमय प्रणाली,
जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है वह वस्तु विनिमय कहलाता है। यह प्रणाली आज भी ग्रामीणों क्षेत्र में प्रचलित होता है। ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं के बदले सब्जियां खरीदना या गेहूं दे करके कोई सामान लेना। इस पद्धति में मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मुद्रा के प्रादुर्भाव अमेरिका आविष्कार से पहले सारा लेन देन विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में ही होता था। आजकल भी मौद्रिक संकट की स्थितियां में जब मुद्रा का मान बहुत परिवर्तनशील हो, महंगाई के कारण मुद्रा का बहुत ही अवमूल्यन हो गया हो, वस्तु विनिमय का सहारा लिया जाता है। अब आगे है समाजवादी विचारधारा किससे स्वीकार नहीं करता है? तो नहीं करता है आपका निजी संपत्ति से। समाजवाद को पूंजीवादी या मुक्त व्यापार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। यह संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होने पर जोर देता है। इसमें निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात की जाती है। समाजवाद में सरकार की भूमिका प्रमुख होती है, जिसका उद्देश्य समाज की भलाई करना होता है, न कि लाभ कमाना होता है। इसमें उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, श्रम और उद्यमी पर समाज या सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें वस्तु का उत्पादन एवं मूल्य निर्धारण सरकार के द्वारा की जाती है। समाजवाद का मकसद ऐसा समाज बनाना है जिससे सभी के पास संसाधनों और संपत्तियों का बराबर हिस्सा हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत सामूहिक मालिकाना हक पर आधारित। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मूल रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स के द्वारा लिखित एक राजनीतिक पुस्तक है, जिसे कम्युनिस्ट लीग द्वारा कमीशन किया गया था। यह मूल रूप से 1848 में लंदन में प्रकाशित किया गया था। लेनिन के अनुसार यह छोटी सी पुस्तक अनेक ग्रंथों के बराबर है। आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लिंग अनुपात भी हो सकता है, यही नहीं है। संसाधन में पहुंच है, लिंग अनुपात नहीं है। मानव विकास सूचकांक HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है, जिसको हम संसाधन का पहुंच कहते हैं, संकेतों का एक समग्र आंकड़ा है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मबूर उल हक के द्वारा एवं नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतों का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक। HDI इस बात पर बल देने के लिए बनाया गया था कि किसी देश के विकास के आकलन के लिए अंतिम मानदंड लोग और उनकी क्षमताएं होनी चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास। मानव विकास सूचकांक सरलीकृत और मानव विकास के केवल एक हिस्से को ही दर्शाता है। यह असमानताओं, गरीबी, मानव सुरक्षा, सशक्तिकरण आदि को प्रतिबंधित नहीं करता है। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय यानी कि HDRO द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहली मानव विकास रिपोर्ट साल 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मबूर उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने प्रकाशित किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसियां हैं। UNDP की स्थापना 1966 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में की गई थी। इसका काम देशों की गरीबी खत्म करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करना है। कहते हैं कि UNDP गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातंत्र को प्रोत्साहित करने का काम करता है। यह देश को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ, नेतृत्व कौशल, साझेदारी और संस्थागत क्षमताएं विकसित करने में मदद करता है। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो जान लीजिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है या छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। अब आगे है, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार का एक सामान्य रूप है।
परसेंट बेरोजगारी तब होती है जब अधिक लोग आवश्यकता से अधिक नौकरी में लग जाते हैं। काम है हमको एगो का लग गया 4 गो। हाँ, आगे है, अगर कुछ लोग को काम से निकाल दिया जाए तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं होगा, अर्थात इनका सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। अब आगे आपका बेरोजगारी के अन्य प्रकार जान लीजिए। बेरोजगारी के अन्य प्रकार। मौसमी बेरोजगारी, वह बेरोजगारी जो वर्ष में एक निश्चित मौसम के दौरान होता है। गैर फसल मौसम के दौरान गैर कहता है कि गैर फसल मौसम के दौरान किसानों की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी का एक साधन है, उदाहरण है। ठंडा में आइसक्रीम बेचने वालों की बेरोजगारी एवं गर्मी में ठंडा कपड़े बेचने वालों की बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? यह ऐसा बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। स्वैच्छिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, जैसे कि कम वेतन वाली नौकरी स्वीकार न करना चाहता है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार और सक्षम होता है लेकिन उसमें काम नहीं मिल पाता है। यह तब होता है जब काम की तलाश करने वाले लोगों की संख्या के लिए पर्याप्त नौकरी उपलब्ध नहीं होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। हाँ, अर्थात आप कह सकते हैं कि मंदी के कारण मांग की कमी वाली बेरोजगारी का परिणाम होता है। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है और प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? योजना प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। आगे है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र, ये 3 को सेक्टर होता है। प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो प्रकृति संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। प्रकृति के जो संसाधन है उसका सीधा उपयोग करता है और इसी पर निर्भर रहता है। जैसे हो गया आपका कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ना हो गया, पालना हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया और मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन जिसको बोलते हैं। आगे की द्वितीयक सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। इसमें कच्चे माल को तैयार करते हैं और उपयोग योग्य उत्पादों में बदलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के चीज़ों का मूल्य बढ़ा दिया जाता है और कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लोह अयस्क से इस्पात बनाना। कपास, गन्ना एवं लोहा का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तृतीयक क्षेत्र, इसमें वे सभी सेवाएं शामिल हैं जो वस्तुओं के बजाय सेवा देती है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे कि परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, प्रबंधन हो गया, लोक प्रशासन हो गया, लोक सेवा हो गया यानी कि यूपीएससी बीपीएससी, सूचना हो गया, न्याय हो गया, बीमा हो गया। जैसे कि तृतीयक क्षेत्र का कोई अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसे देश के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। विकसित देश में प्राथमिक क्षेत्र में कम लोग रोजगार में लगे होते हैं, जबकि सेवा क्षेत्र में अधिक लोग रोजगार में लगे होते हैं। कहता है कि विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? यह आता है आपका द्वितीय क्षेत्र में, याद रखिएगा। अब गिफिन वस्तुएं के बारे में क्या सही है? गिफिन वस्तुएं में होता है क्या है कि दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाता है। गिफिन वस्तुएं की मांग के नियम के विपरीत काम करती है। गिफिन वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जिसकी कीमत बढ़ती है। अब आगे है, कहता है कि तब मांग बढ़ता है जब कीमत कम होती है, तब मांग भी कम होती है। उदाहरण के लिए अगर भविष्य में चीनी या नमक का भाव बढ़ने वाला है तब वर्तमान में चीनी या नमक की मांग बढ़ती है। गिफिन गुड़ एक आय वाला गैर विलासिता जरूरी उत्पादक है, जैसे कि चीनी, चावल, गेहूँ, नमक, प्याज, ये सभी विलासिता के लिए, भोग विलास के लिए, खाने पीने के लिए। चूँकि गिफिन वस्तुएं आवश्यक है इसलिए उपभोक्ता उनके लिए अधिक उपभोग करने को तैयार है। गिफिन गुड़ शब्द 1800 के दशक के अंत में गढ़ा गया था, जिसका नाम प्रसिद्ध स्कॉटिश अर्थशास्त्री जो था सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर रखा गया था। अब आगे कहता है कि आपका आपूर्ति और मांग का विनिमय क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्रों में पाया गया कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग भी गिरती है।
जब कीमत बढ़ेगा तो मांग गिर जाएगा। जखने अगर मानो अगर 1 रुपया का सामान है अभी 5 रुपया कर देगा तो खरीदने वाला कम कर देगा, वो खरीदबे नहीं करेगा। जखने कीमत बढ़ेगा तो मांग गिर जाएगा और नीचे की ओर ढलान वाला वक्र बनता है। नीचे नीचे धीरे धीरे कंपनी बंद हो जाता है। हाँ, जब कीमतें गिरती है तो मांग बढ़ने की उम्मीद होती है, जिससे ऊपर की ओर ढलान वाला वक्र बनता है। अब आगे प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है किससे? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी से होता है। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटा करके प्राप्त किया जाता है। शुद्ध प्राथमिक घाटा शुद्ध राजकोषीय घाटा में से शुद्ध ब्याज भुगतान घटाकर प्राप्त किया जाता है। शुद्ध ब्याज भुगतान संतुलन के लिए ब्याज प्राप्त घटा करके ही प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष के आधार पर चुकाए गए ब्याज के बीच का अंतर होता है। प्राथमिक घाटा क्या है? कुल राजस्व जो होता है, जो राज्य में वसूला जाता है, कर टैक्स, कुल राजस्व माइनस अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को जो है ना छोड़कर कुल व्यय होता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान हो जाएगा। राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट क्या है? राजकोषीय घाटा तब होता है जब कोई सरकार किसी वर्ष में प्राप्त आय से अधिक खर्च करती है। इसकी गणना सरकार की कुल आय को उसके कुल व्यय से घटा कर किया जाता है। जितना आप कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं उसके बारे में घटा करके किया जाता है। कहता है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए गवर्नमेंट्स फिजिकल डिफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेड वन प्रीवियस borrowings. Difference between the physical deficit and interest payments. यह सरकार के राजकोषीय घाटा और पिछली उधारी पर चुकाए गए ब्याज के बीच का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा के अंतर्गत सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत पड़ती है। राजकोषीय घाटा को कम करने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि सरकारी खर्च को कम किया जाए, सरकारी नौकरी में कमी किया जाए, नौकरशाही का आकार छोटा करें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शेयर बेचें, निजीकरण को बढ़ावा दें, सार्वजनिक कंपनी उच्च शिक्षा संस्थानों का निजीकरण करें और प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को जो है प्रोत्साहित करें। भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा आपका आय विधि। इसमें से कोई नहीं, देख लेते हैं। वैसे भारत में गरीबी रेखा का अनुमान उपभोग व्यय पर जो है आधारित होता है, ना कि आय स्तर पर। आगे चलते हैं। अब आगे है विकल्प व्यय विधि सही है। भारत में गरीबी का अनुमान भारत नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डाटा के आधार पर गरीब रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम विधि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है। एक व्यक्ति को गरीब माना जाएगा यदि उसकी आय या खपत का स्तर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से नीचा होता है। तब भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय निर्वाह के लिए जो है ना न्यूनतम स्तर की भोजन आवश्यकता पड़ती है। कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक और चिकित्सा आवश्यकता आदि निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। इसके अनुसार भारत की 269 मिलियन की आबादी, जैसे कुल जनसंख्या 21.9% था, गरीबी रेखा के नीचे था। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2012 में गठित श्री रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में देश की 29.5% जनसंख्या गरीब थे। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 1470 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक आय के तौर पर गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया था। अब आगे आपका अलग समिति क्या? अलग समिति 1979 में पारित किया गया था। यह समिति ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का एक बेस के लिए क्रमशः 2400 कैलोरी
और शरीर के लिए 2100 कैलोरी दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा से निर्धारित करती है। गरीबी से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ: अलगाव समिति 1979, अलग समिति 1979, लकड़वारा समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2005, सी रंगराजन 2012। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का निर्धारण, इसके बारे में जानिएगा। विश्व बैंक किसी व्यक्ति को अत्यंत गरीब मानता है। विश्व बैंक किसी व्यक्ति को अत्यंत गरीब मानता है यदि वह प्रतिदिन 1.90 अंतर्राष्ट्रीय डॉलर से कम जीवन यापन करता है, जिसे मुद्रास्फीति के साथ साथ देश के बीच मूल्य अंतर के लिए समायोजित किया जाता है। एशियाई विकास बैंक भी अपनी गरीबी रेखा है, जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.51 डॉलर है। अब आगे किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र की अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका उस क्षेत्र का कुल उत्पादन। हाँ, किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र की अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन उस वर्ष में क्षेत्र का कुल उत्पादन कहलाता है। तीनों क्षेत्र के उत्पादन का योगफल को देश का सकल राष्ट्रीय उत्पादन की जीडीपी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन चुनते हैं। यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है, जो सही है। यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उस देश में कारखाना स्थापित करती है जहां सस्ता श्रम मतलब मजदूर मिलता है, संसाधन मिलता है, सामान मिलता है, उपलब्ध होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अब आगे कहता है बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में जानेंगे। कहता है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC, बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कॉरपोरेट संगठन हैं जो अपने देश के अलावा एक से अधिक देशों में काम करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी यह एक देश में स्थित एक केंद्रीय कार्यालय रखता है जो इसके सभी अन्य कार्यों जैसे कि प्रशासनिक शाखाओं का या कारखानों के प्रबंधन का समन्वय करता है। एक ऐसी कंपनी जिसका व्यवसाय अपने देश के अलावा कम से कम एक अन्य देश में संचालित होता है तथा जो अपनी सीमाओं से बाहर भी राजस्व अर्जित करता है। कई बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट तो कई देशों के सालाना आर्थिक बजट से भी ज़्यादा होता है। WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका ट्रैफिक और व्यापार पर समन्वय समझौता के लिए। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले जेट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड और टेरिफ। हाँ, ये सब हो गया। गेट का स्थापना किया गया था 1947 में या 1 जनवरी 1948 को काम करना शुरू किया था। दूसरा का विश्व युद्ध 1 अगस्त को शुरू हुआ था शायद। दूसरा का विश्व युद्ध के बाद अक्टूबर 1947 में 23 देशों द्वारा शुल्क और व्यापार पर समन्वय समझौता यानी कि गेट का हस्तांतरण किए गए थे और 1 जनवरी 1948 को कानून बनाया गया था। गेट का उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना होता है। 1995 में गेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO में समाहित कर दिया गया। तब से जाकर के 1 जनवरी 1955 को प्रभावी हुआ, 1 जनवरी 1995 को प्रभावी हुआ, जिसे बढ़ाया गया। विश्व व्यापार संगठन यहाँ 55 आना चाहिए, 1 जनवरी 1995 होगा। चलिए, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विकसित देशों की पहल पर इसे आरंभ किया गया था। WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था होती है। गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना उरुग्वे दौरे के लंबे बातचीत के बाद मर्केश संधि के तहत किया गया था। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है जो प्रति 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का संबंध व्यापार संगठन से। अगस्त 2024 तक विश्व व्यापार संगठन WTO के 164 सदस्य देश थे। अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 को विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बना। आगे है
किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी गई थी? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रोवाइड द रेगुलरली फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर्स? हो जाएगा आपका सेबी के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इंडेक्स प्रतिदाताओं के लिए विनियामक ढांचे को मंजूरी दे दी। आगे चलते हैं। आगे है अब आगे कहता है कि इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजारों में विनिमय वित्तीय बेंचमार्क के प्रशासन और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। हाँ, आगे चलते हैं। सेबी की स्थापना जान लीजिए 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। हाँ, और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक शक्ति दी गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। किसका? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। सेबी के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं: प्रतिभूतियों में निवेश के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, म्यूचुअल फंड के लिए नीतियां बनाना। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज हो जाएगा NASSCOM, नास्कॉम का स्थापना 1988 में किया गया था। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है, नई दिल्ली में। नास्कॉम इज एन इंडिया नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवर्साई कहता है कि एडवोकेटी ग्रुप डेट प्रीमियरली सर्विस कहते सर्वस द इंडिया टीच टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। नास्कॉम एक अनुकूल व्यापार वातावरण बनाने, नीतियों और प्रक्रिया को सरल बनाने, बौद्धिक पूंजी को बढ़ावा देने और प्रतिभा पूल को मजबूत करके वैश्विक आईआईटी क्रम में भारत की भूमिका का विस्तार करने के लिए समर्पित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो होता है आपका एक सार्वजनिक व्यवसाय विद्यालय है। 1963 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित करने का प्रस्ताव किया गया। अब आगे आपका यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह भारतीय व्यापार सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके कोलकाता और काकीनाडा के अतिरिक्त परिसर है। RBI के बारे में जानना। अब आगे टिस्को फुल फॉर्म होता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को इस सार्वजनिक क्षेत्र का जो अन्य है निजी क्षेत्र का कंपनी है। टिस्को इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में साकजी जमशेदपुर में झारखंड में किया गया था। यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी नूसरवानजी टाटा और सर दोराबजी टाटा ने इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को किए थे। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। वर्तमान में टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। आगे कि किसी देश की व्यापारिक घाटा तब होता है जब वस्तु आयात बेसी हो जाता है वस्तु निर्यात से। अब आगे कहता है कि व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश अपने निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं को आयात करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार संतुलन नकारात्मक हो जाता है। व्यापार घाटा लंबे समय में गंभीर समस्या पैदा करता है। सबसे खराब और सबसे स्पष्ट समस्या यह है कि व्यापार घाटा एक तरह के आर्थिक उपनिवेशकरण को बढ़ावा दे सकता है। वस्तु एवं सेवाओं का आयातज वस्तु एवं सेवा का निर्यात है। अब आगे है आपका व्यापार फायदा या व्यापार अधिनिवेश क्या है। यह
कोई देश अपने वस्तु या सेवा के आयात की तुलना में अधिक मूल्य का निर्यात करता है तो उसे व्यापार अधिशेष या सकारात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है। वस्तु एवं सेवाओं का आयात कम हो जाता है वस्तु एवं सेवा के निर्यात से। वस्तु एवं सेवा के निर्यात बेसी हो जाता है वस्तु एवं सेवा के आयात से। व्यापार संतुलन एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के निर्यात और आयात के मौद्रिक मूल्य के बीच का अंतर है। वोट बराबर होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। बस हो गया आज इकोनॉमिक्स खत्म।